नमस्कार। रात के 10:30 बज चुके हैं। वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची के ईडी दफ्तर में लगातार दूसरे दिन पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से कई घंटे से पूछताछ चल रही है। उसमें जमीन पर कब्जा, रंगदारी और लेवी से लेकर के कई मुद्दों पर सवाल जवाब भी किया जा रहा है। ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए योगेंद्र साव दोपहर 12 बजे ही जांच एजेंसी दफ्तर पहुंचे थे और इससे पहले बुधवार को भी इसी मामले में उनसे 9.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। कल इसी मामले में उनके बेटे अंकित राज से भी पूछताछ होगी और इस मामले में उनकी विधायक बेटी यानी कि अंबा प्रसाद को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से पिछले 9 घंटे से लंबी पूछताछ चल रही है और बता दें कि कल भी योगेंद्र साव से 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी, लेकिन आज सुबह करीब 12 बजे योगेंद्र साव ईडी कार्यालय पहुंचे थे दस्तावेज लेकर। और कल भी योगेंद्र साव से 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। मतलब कल जो पूछताछ हुई थी और आज जो दस्तावेज लेकर वो पहुंचे थे, उन्हीं सवालों को उनके सामने रखा गया और कल के सवाल और आज के सवाल को आपस में क्रॉस चेक कर उनसे नई जानकारी ली गई। आपको बता दें कि योगेंद्र साव पर जमीन पर अवैध कब्जे, रंगदारी, लेवी समेत अन्य कई मामलों को लेकर ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ चल रही थी और आज भी पूछताछ चल रही है। हालांकि आज अंबा प्रसाद को भी ईडी कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन अंबा प्रसाद ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ईडी से आग्रह किया है कि उन्हें अगली तारीख में यहाँ बुलाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि जो पूछताछ आज ईडी कार्यालय में योगेंद्र साव से चल रही है, ईडी को उम्मीद है कि उन तमाम जो सवाल से जवाब सामने आ रहे हैं, उन जवाबों को एक दूसरे से वेरीफाई किया जा रहा है ताकि उसमें सच्चाई कितनी है। और जल्द ही जब तमाम सवाल योगेंद्र साव से पूरे होंगे, तमाम जवाब सामने आएंगे, तब काफी हद तक तस्वीर साफ होगी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। एक तरफ योगेंद्र साव से पूछताछ ईडी की चल रही है तो दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू ने ईडी को दिए गए बयान में कई चौंकाने वाली जानकारी दी है। उन्होंने ईडी को बताया है कि हेमंत सोरेन ने ही बरियातू में 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया था। उस जमीन के सत्यापन का निर्देश उन्होंने सीओ मनोज कुमार को दिया था। ईडी ने इस मामले में 18 मार्च को पूछताछ की थी और इसी दौरान अभिषेक प्रसाद पिंटू ने यह भी बयान दर्ज कराया है कि इसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि वो सीएमओ में तैनात अफसर उदय शंकर को जानते हैं। उदय शंकर को उन्होंने कई कार्यों को लेकर के निर्देश भी दिया था। उन्होंने व्हाट्सएप पर उदय शंकर को सत्यापन के लिए 2 और संपत्ति भी दी थी और ये दोनों संपत्ति हेमंत सोरेन और उनके परिवार की थी। दोनों के बीच 12 अक्टूबर 2022 को हुई व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। बोकारो के मारवाड़ी पंचायत भवन में बीजेपी की ओर से प्रतिबद्धजन सम्मेलन किया गया है। इस मौके पर बीजेपी के झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है और साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया है। तो ये तस्वीर देखिए। झारखंड में लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने मुझे निर्देशित किया है और उसी क्रम में आज बोकारो में आया हूँ धनबाद लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से। जैसे ही 14 लोकसभा हम जीतेंगे, भविष्य की विधानसभा का रास्ता बन जाएगा और उस ट्रैक पर हम विधानसभा जीतकर झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव सफल बनाने के लिए कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से आय भाई मरकट लॉन्च किया गया है। डीसी मेघा भारद्वाज ने मस्कट को लॉन्च करते हुए ग्रामीणों को मतदान करने की शपथ दिलाई है। वहीं झुमरी तलैया में आपको बताएं कि स्वीप कोषाग के तहत IM वेरीफाइड वोटर का कैंपेन भी चलाया गया है, जिसमें मतदाताओं ने मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हस्ताक्षर किए।
का लॉन्च किया गया और स्वीप सेल के द्वारा जो है आज शहर में झुमरी तलैया में जो हमारे एक आध शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, भारी संख्या में लोग शाम के वक्त वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे एक नेम चेक एक्टिविटी किया जा रहा है। बेसिकली वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सभी मतदाता जो वहाँ पे आएंगे वो अपना नाम चेक करेंगे और अगर उनका नाम पाया जाएगा तो इट इज़ ओके, वेरीफाई हो गया है। एपिक कार्ड है तो भी अच्छा है, वेरीफाई हो गया है। अगर किसी का भी नाम छूटा हुआ होगा तो उनका हम लोग फॉर्म 6 भराकर वहीं पे और उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने का। गोड्डा के परैया हाट में अपराधियों ने व्यापारी शैलेंद्र भगल की गोली मारकर हत्या कर दी है। शैलेंद्र भगत चाय की दुकान पर खड़े थे, तभी 3 बाइक पर सवार 7 अपराधी आ धमके और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्यापारी शैलेंद्र भगत ने, आपको बता दें कि परैया हाट के CHC में भर्ती उन्हें कराया गया है। वहां से उन्हें सदर अस्पताल भेज दिया गया है जहां उनकी मौत हो गई है और ये घटना परैया हाट थाने में महज 200 मीटर की दूरी पर हुई है। जिला परिषद सदस्य आपको और बताएं कि राघवेंद्र सिंह ने इस वारदात को लेकर के पुलिस पर सवाल भी खड़े किए हैं और थानेदार को सस्पेंड करने की मांग भी की है। काफी गंभीर विषय है कि दिन दहाड़े परैया हाट मेन चौक में थाना के बगल में गोली मार के चले जाना, यह अपराधी किस्म का जो इस तरह का घटना का अंजाम दिया है, यह प्रशासन का लापरवाही है। जो कि शाम के समय लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं है, जबकि परैया हाट भैया का घर है और वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, यह काफी निंदनीय विषय है। जमशेदपुर के उलीडीह में 6 अपराधियों ने ट्रांसपोर्टर उमेश पांडे के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। अपराधियों की गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत है। घर का दरवाजा बंद करके परिवार के सदस्यों ने जान बचाई है और आपको बता दें कि इसके बाद ये सभी अपराधी 3 बाइक से भाग भी निकले हैं। अपराधियों की गोलीबारी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये घटना सुभाष कॉलोनी के संजय पथ पर हुई है, जहां अपराधियों ने ट्रांसपोर्टर के घर पर कई राउंड फायरिंग की और इसमें उमेश पांडे और गुड्डू पांडे घायल हो गए हैं। दोनों को गोली लगी है। घटनास्थल से कई खोखा भी मिला है और पीड़ित ट्रांसपोर्टर उमेश पांडे ने यह बताया है कि उनका चिंटू सिंह और दिनेश कुमार, इसके साथ ही सुनील रजक और डेविड टोपो से पुराना विवाद चल रहा था और इसी विवाद का बदला लेने के लिए ये फायरिंग की गई। पीड़ित ट्रांसपोर्टर का यह भी कहना है कि हमलावर पूरे परिवार की हत्या करना चाहते थे पर नाकाम रहे। उलीडीह पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। संजय पथ जो सुभाष कॉलोनी में करीब 3 बाइक पे 6 अपराध कर्मियों द्वारा गुड्डू पांडे के घर पे गोली चलाई गई, जिसमें 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। हजारीबाग में सिविल कोर्ट परिसर के न्याय सदन सिविल कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इसका शुभारंभ प्रधान जिला जज सत्य प्रकाश सिन्हा और कुटुंब न्यायाधीश संजीव दास और बार संघ अध्यक्ष राजकुमार ने किया है। इस मौके पर लंबित केस को जल्द से जल्द निपटाने की चर्चा भी की गई है। यहाँ पे महत्वपूर्ण रहता है। बचपन से अपना और फिर बाद में अपने बच्चों का वर्षगांठ हम मनाते रहे, बट आज हम अपने संस्थान का 75वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और ये हमारे जीवन का एक अभूतपूर्व दिन है और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस 75वीं वर्षगांठ मनाने का हम सबों को आज मौका मिला। और अब खबर सियासी गलियारे से है। दहा दुमका में इस बार चाचा और भतीजी के बीच रोमांचक लड़ाई होगी। इस एक और बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन, उनका मुकाबला होने वाला है, वहीं जेएमएम विधायक नलिन सोरेन है जिनसे उनका मुकाबला होगा। ऐसे में सबकी निगाहें दोनों के बीच होने वाली चुनावी जंग पर टिकी हुई है। हॉट सीट बनी दुमका की सियासी बिसात बिछ गई है। एक और है जेएमएम से बीजेपी में आई सीता सोरेन, उनके मुकाबले जेएमएम ने अनुभवी आदिवासी नेता नलिन सोरेन को उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में दुमका में इस बार रोमांचक मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं।
बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा है कि वो नलिन सोरेन उनके चाचा हैं और उनका आशीर्वाद जरूर लेंगी। दुमका से उम्मीदवार कौन होगा जेएमएम का, अब आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि नलिन सोरेन जी, जिनको मेरा चाचा ही है, उनको उम्मीदवार दिया गया। और वो तो मेरे चाचा हैं, अभिभावक रहे हैं, उनसे मैं आशीर्वाद ही लूँगी जीत की, कि वो भी मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि बाबा तो आशीर्वाद मुझे देते ही रहते हैं। और जीत की आशीर्वाद मैं उनसे भी ले रही हूँ, जो मेरे चाचा हैं, और बहुत अच्छा लगा उनको उम्मीदवार बनाया गया। नलिन सोरेन शिकारीपाड़ा के जेएमएम विधायक हैं। वो साल 2005 से लगातार 5 बार विधायक चुने जाते रहे हैं। साल 2006 में मधु कोड़ा की कैबिनेट में वो जेएमएम कोटे से कृषि मंत्री बनाए गए थे। उन्हें जेएमएम के कद्दावर आदिवासी नेताओं में से एक माना जाता है। जेएमएम ने कहा है कि दोनों अनुभवी नेता और आंदोलनकारी रहे हैं और उनकी जीत तय है। और चूंकि दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दोनों पार्टी की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, तो इसलिए इन दोनों नाम को पहले लाया गया। बाकी 3 सीटें अभी हैं, 3 भी तैयार हैं और 3 भी कांग्रेस उनकी पहचान है। उनको लगता है कि 1-2 दिन और इंतजार कीजिए, वो 3 नाम भी सामने आ जाएंगे। तो दुमका में इस बार दिलचस्प सियासी मैच की तस्वीर बन गई है, जहां बीजेपी की ओर से ताल ठोकती दिख रही है सीता सोरेन, तो उनसे 2-2 हाथ करने के लिए जेएमएम ने नलिन सोरेन को चुनावी मैदान में उतार दिया है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। गिरिडीह में इस बार बीजेपी समर्थित आजसू प्रत्याशी सीपी चौधरी और जेएमएम उम्मीदवार मथुरा महतो के बीच मुकाबला होने वाला है। जेएमएम की ओर से टिकट मिलते ही मथुरा महतो ने गिरिडीह के गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। गिरिडीह लोकसभा सीट में एक बार फिर 2 कद्दावर कुर्मी नेताओं के बीच मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी के समर्थक आजसू ने लगातार दूसरी बार चंद्र प्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, तो जेएमएम ने अनुभवी नेता मथुरा महतो को मैदान में उतारा है। ऐसे में गिरिडीह में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। प्रत्याशी घोषित होते ही मथुरा महतो ने चुनाव प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। और पार्टी अगर उम्मीदवार बनाए है तो निश्चित रूप से लोकसभा हम लोग भी लड़ेंगे और जनता इस पर विचार करेगी। जनता के पास जा रहे हैं कि तानाशाह जो केंद्र सरकार का रहा है, महंगाई रहा है, इन सब मुद्दा, उसका जुमलेबाजी रहा है, इसी मुद्दा को लेकर हम जाएंगे कि उन्होंने जो किया है उसी को हम बताएंगे कि उससे कितना त्रस्त जनता है। मथुरा महतो झारखंड के कृषि मंत्री रहे हैं। उन्हें जेएमएम का कद्दावर नेता माना जाता है। कुर्मी वोट बैंक पर उनकी गहरी पकड़ भी रही है। वो फिलहाल टुंडी के जेएमएम विधायक हैं। वो साल 2005, 2009 और 2019 में टुंडी से चुनाव जीते थे, जबकि 2000 और 2014 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार जेएमएम ने उन्हें गिरिडीह से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मथुरा महतो ने ये दावा किया है कि गिरिडीह की जनता जेएमएम के साथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बराबर जो है संघर्ष की पार्टी रहा है और संघर्ष में गया है वो, और उसका फायदा जरूर जनता देगी। हम लोग भी जो जेल में, हमारे नेता गुरुजी भी जेल में रहे हैं, तो जब जब हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध लड़ाई किया है तब तब जेल में गया है। इतिहास इसका गवाह है। गिरिडीह में 1957 से अब तक 16 बार हुए लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 बार ही जेएमएम को जीत मिली है। ऐसे में इस बार मथुरा महतो के कंधे पर गिरिडीह में जेएमएम की जीत सुनिश्चित करने की अहम जिम्मेदारी आ गई है, पर उन्हें आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी से कड़ी टक्कर मिल रही है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पलामू से आरजेडी ने ममता भुयान को उम्मीदवार बना दिया। आपको बता दें कि पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ममता भुयान को टिकट दिया है और इस मौके पर पलामू जिला आरजेडी अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा भी मौजूद रहे हैं। ममता भुयान पलामू से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी।
झारखंड में गठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान से पहले ही आरजेडी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पलामू से बता रहे हैं, जहां ममता भुयान को आरजेडी ने टिकट दिया है। पलामू से चुनाव लड़ेंगी ममता भुयान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नील कमर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नील कमर, कमल देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव ने चुनाव को लेकर के टिकट दे दिया है। पहले तो ये बताइए कि पलामू सीट किन किन मायनों में अहम है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पलामू सीट जो है अभी पिछले 2 टर्म से बीजेपी कैंडिडेट के रूप में विष्णु दयाल यहाँ पे सांसद रहे हैं और वर्तमान में तीसरी बार वो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की, तो पिछले 1 सप्ताह से ये झारखंड के लिए सुर्खियों का विषय बना हुआ है कि पलामू और चतरा में चूंकि 2 सीट पर राजद लगातार दावेदारी कर रही है और उसको लेकर के पेंच अभी भी फंसा हुआ था। लेकिन जो ये तस्वीर आज न्यूज़ 18 को हाथ लगी है, ये तस्वीर कहीं न कहीं ये साफ करती है कि जो बाकी चीजें हैं अंदरूनी तौर पे राजद वो पूरी कर ली है। जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने ममता भुइयां को टिकट तक दे दिया है और उसको लेकर के बातें जो है पूरी तरह से सामने आ गई है कि ममता भुइयां यहाँ से चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी भी जो झारखंड में लगातार खबरें आ रही है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस दावा कर रही है पलामू सीट और चतरा के लिए, वहीं राजद लगातार दबाव बनाए हुए हैं। और पलामू की अगर हम बात करें तो पलामू में कई दिनों से ये चर्चा बनी हुई थी कि ममता भुइयां को ही टिकट यहाँ से राजद दे रही है, क्योंकि इसी वादे पे वो शामिल हुई थी राजद में। और चूंकि वो बीजेपी में थी तो कुछ दिन पहले राजद का दामन ममता भुइयां ने थामा था और ये लालू जी ने वादा किया था कि वो टिकट देंगे और इसी दावे पर वो नीलकमल, देखिए, लालू यादव ने वादा किया और उन्होंने अपने वादे को जरूर निभाया है, लेकिन पलामू से उन्हें टिकट दिया गया। ममता भुइयां, क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में इनकी भूमिका कैसी रहने वाली है? क्योंकि पलामू सीट अहम जरूर है, लेकिन एनडीए की तरफ से भी दमदार प्रत्याशी उतारे गए हैं। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं पूरी तरह से ये यहाँ पे चूंकि आरजेडी का ये सीट पहले रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो है 2 टर्म से बीजेपी का इस सीट पे कब्जा रहा है और तीसरी बार भी विष्णु दयाल राम चुनाव मैदान में है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए, क्योंकि ये काफी लंबे समय के बाद एक महिला के रूप में ये यहाँ पे चुनाव अगर लड़ती है तो ये काफी लंबे समय के बाद एक, हालांकि दूसरी ओर जो विष्णु दयाल राम की अगर हम बात करें तो वो भी जब से यहाँ पलामू का बागडोर संभाला है तब से लगातार वो क्षेत्र में बने रहते हैं। एक अलग पहचान सी बन गई है और कई जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो धरातल पर दिख रही है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए। जी बहुत शुक्रिया नीलकमल तमाम जानकारी के लिए। झारखंड के निजी स्कूल में नया सत्र शुरू होते ही कॉपी और किताब से लेकर के यूनिफॉर्म तक के भाव फिर से बढ़ गए हैं। इस बार कीमतों में 30% से ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान है और ऐसे में स्कूली बच्चों के अभिभावकों की कमर टूट गई है। चिलचिलाती धूप के बीच नए सत्र की शुरुआत के साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी शुरू हो गई है। हर साल की तरह इस साल भी कॉपी और किताब से लेकर यूनिफॉर्म और जूते मोजे तक 30% से ज्यादा महंगे हो गए हैं। यही नहीं, रीएडमिशन से लेकर विकास शुल्क की भी डिमांड की जा रही है। स्कूल बस का किराया भी बढ़ गया है। निजी स्कूलों की ओर से एक खास दुकान से किताब और स्कूल ड्रेस तक लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस महंगाई से अभिभावक परेशान है, घर का बजट बिगड़ गया है।
शर्मा है, मैं अपने बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे स्कूल में इतना धांधली मचा हुआ है, किताब में आप खुद देखिए, यहाँ पे देखिए ब्लैंक कर दे रहा है। यहाँ पे हर चीज का किताब 400 रुपये, हालांकि किताब है 150 रुपये किताब होगा मुश्किल से। यहाँ पे किताब कॉपी सब जगह 6 महीना 2 महीना चलता है, उसके बाद फिर वही हाल, वही घोड़ा वही टांग। 1227-28 रुपये दिए। और भी स्कूल ड्रेस वगैरह खरीदे होंगे? स्कूल ड्रेस वगैरह में तो सब में दाम बढ़ा ही है, थोड़ा बहुत बढ़ा। पिछले साल कम से कम 20% तो प्राइस बढ़ा हुआ है। बुक सेलर्स का कहना है कि इस साल कागज के दाम 50 से बढ़कर 50 प्रति किलोग्राम हो गए हैं। कॉपी किताब तैयार करने के लिए कच्चा माल नहीं मिल रहा है, टैक्स भी बढ़ गया है, इसलिए कॉपी किताब के जो सेट पिछले साल 5 से 6 हजार में मिल जाते थे, उसकी कीमत बढ़कर 7 से 8 हजार रुपए हो गई है। निजी प्रकाशकों की किताबों के दाम भी बढ़ गए हैं। कहीं किसी कोई कमीशन नहीं है, बुक रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये बुक किस क्लास की? हाँ, बुक 4 क्लास की है। 4 क्लास की 465 रुपए, ऐसे भी बहुत दाम है। 50 रुपए ज्यादा दाम इसका नहीं हो सकता। सारा पब्लिकेशन पर निर्भर करता है, जो सब पब्लिकेशन अलग अलग आता है, ठीक है। मोटा मोटी 10% के आसपास बढ़ा है। पेपर प्राइस हाइक हुआ है, केमिकल का प्राइस हाइक हुआ है, प्रिंटिंग कॉस्ट हाइक हुआ है, लेबर हाइक हुआ है, तो 10% तो जायज बढ़ने का है, वो हर साल बढ़ता है। परेशानी इसमें गार्जियन को थोड़ी बहुत तो होती है। अगर किसी का 2 बच्चा 2 अलग अलग स्कूल में पढ़ रहा है तो 2 अलग अलग जगह जाके उनको किताब लेना पड़ता है। एक जगह तो किताब कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। हर स्कूल का बुक सेलर फिक्स है। दरअसल निजी स्कूल हर साल मुनाफे के लोभ में शैक्षिक सत्र शुरू होते ही किताबें बदल देते हैं। इसके चलते अभिभावकों पर महंगाई का बोझ बेहद बढ़ जाता है, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। दुमका के चुनावी मैदान में सीपीआई ने राजेश कुस्कू को उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें कि जामताड़ा में हुई सीपीआई कार्यकर्ताओं की बैठक में प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने पार्टी प्रत्याशी राजेश को जीत का दावा किया है। आपको बताएं कि उन्होंने कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि दुमका के विकास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए दुमका की जनता सीपीआई को वोट देगी और सीपीआई ही दुमका का विकास करेगी। सीपीआई जल्द ही 4 और सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तरीके से अपने उम्मीदवार को दिया है, हमने अपने तरीके से उम्मीदवार को दिया है। लड़ाई होगा, लड़ाई के मैदान में है, भिड़ेंगे हम लोग। इस बार दोनों हारने वाले हैं दुमका से। हमारा उम्मीदवार जीतेगा, जनता जवाब देगी। बहुत मजबूत हमारा उम्मीदवार है। उन लोग सबके पास लूटपट और पहले के जो काम किया हुआ, उनकी जो नाकामी है, उनकी नाकामी को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। अगर जिस तरह से वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी उम्मीदवार रहे, जो भी सांसद यहाँ बने हैं, दुमका के लिए कुछ नहीं किया है। और बीजेपी नेता राफिया नाज ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। रांची के बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं पूछना चाहूंगी राहुल गांधी जी से, क्या आपका यही संस्कार है कि आप एक महिला के ऊपर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हैं, फिर आपको शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती है और आप छाती चौड़ा करके कहते हैं आधी आबादी। आधी आबादी को पहले इज्जत देना सीखिए राहुल गांधी जी, और आधी आबादी की पहले इज्जत देने के साथ साथ अगर आप गलती करते हैं तो आपको इतना दम होना चाहिए कि आप आकर के माफी मांगे उस आधी आबादी से और हमारी संघ की महिला और बेटियों से, क्योंकि महिला तो महिला होती है ना, चाहे वो किसी भी संगठन या संघ से जुड़ी हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।